प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके इस प्यारी सी सीरीज में जिसमें मैं आप लोगों को करा रहा हूं 2 नंबर और 5 नंबर वाले सवाल। और उस कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सवाल, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, कभी ये पहले शिफ्ट में पूछा जाता है तो कभी ये दूसरे शिफ्ट में पूछा जाता है। तो किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 100% गारंटी लेके क्वेश्चंस करा रहा हूं। लगातार इस सीरीज में बने रहिए क्योंकि यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। और लगातार अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं तो 100% आपको एग्जाम में मैथ में लॉन्ग और शॉर्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो चालू करते हैं बेटा बहुत जल्दी से, है ना। क्या है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करते हैं। तो आपके एमसीक्यू में एक सवाल पूछा गया था कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने की विधि क्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अपरिमेय संख्या को किस विधि से हल करते हैं, किस विधि से हल करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। किस विधि से हल करते हैं मेरे भाई, आपको बताना पड़ेगा। हल करते हैं, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था मेरे भाई। मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब आपको बताना है हिंदी में ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, आपको ये चीज हिंदी में बताना है, ठीक है ना। तो चलो चालू करते हैं फिर क्लास को। और इसमें सबसे पहली चीज है √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो माना सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं भैया, इसमें लिखते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है कोई भी। भैया देखो, जब इस तरह का सवाल है, एक पहले मैं बताई दे रहा हूं, जब जैसे √3 है ना, √2 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है ना। जितना भी आए मेरे भाई, √8 है, √7 है, कुछ भी आ जाए मेरे भाई, ठीक है, कुछ भी आ जाए। जब ऐसी रूट वाली संख्या आ जाए और इनको सिद्ध करने के लिए कह दिया जाए तो केवल एक ही मेथड जो मैं ये बता रहा हूं, सेम मेथड यूज होगा। जैसे मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं, अगर 2 का आया तो आपको 2 लिखना है, 5 का आया तो आपको 5 लिखना है। बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेगी जो मैं यहां पर करा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, माना सबसे पहला काम लिखेंगे, जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसी को आप मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, P बटे में Q, P बटे में Q। ये क्या हो जाएगा बेटा, √3 बराबर P बटे में Q। अब P बटे में Q हो गया। अब दोनों पक्षों का तुम वर्ग करा दो। अब देखो भाई, मैं तुमको एक बात बताता हूं, जब भी कोई संख्या परिमेय होती है, सॉरी अपरिमेय लिख दिया, क्या परिमेय है, क्या है मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक परिमेय संख्या, ये मान लो। अब भी कोई भी मतलब कोई भी अगर संख्या है, अगर वो परिमेय है तो उसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, ये बात आप लोग जानते हो। और P और Q क्या होते हैं मेरे भाई, P और Q क्या होते हैं मेरे भाई, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जो P और Q का HCF होता है, मींस मासा होता है, P और Q का मासा क्या होता है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का क्या है, इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है और जो कॉमन है वो है 1, ठीक है। तो √3 अब ये आ गया, √3 बराबर P बटे Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करा लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करा दो। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कराओगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3, और P का स्क्वायर P स्क्वायर ही होगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है ना। मैं अब सिंपल सी बात बताऊं, है ना। अब देखो तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा P और Q दोनों पूर्णांक हैं। तो तुम्हारे पास आया क्या, 3 बराबर P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। तुम एक काम करो, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बाई 3।
ये बात तुमको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा 3 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, तो तुमको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो ये भी एक पूर्णांक आएगा। अब पूर्णांक कब आता है, पूर्णांक कब आता है? जैसे मैंने कहा 4/3 कहूं तो क्या पूर्णांक आएगा? पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या जिसमें दशमलव वगैरह ना हो, नहीं होगा ना। तो मेरे भाई अगर मैं यही बात ये कर दूं 18/3 लिख दूं, फिर लिखूं 3×6 = 18, तो 6 आ गया, मतलब 6 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरी पूरी दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो पूर्णांक कब आता है? जब ये वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को पूरी तरह डिवाइड कर दे, तभी आता है। मेरे भाई क्यू एक पूर्णांक था तो क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। अब क्यू स्क्वायर पूर्णांक यहां कब आएगा? जब ये पी स्क्वायर को 3 पूरी तरह से डिवाइड कर दे। इसका मतलब है पी स्क्वायर क्या है मेरे भाई? 3 से विभाजित है, 3 से भाज्य है। सिंपल सी बात है, 3 से भाज्य है। अगर मेरे भाई तुम ये बात जान लेना, अगर जैसे मान लो ये 9 जो है 3 से, या 3 का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो 3 भी पक्का 3 से विभाज्य होगा, गारंटी है। मैंने कहा ये 18, मान लो 81 अगर 3 से विभाज्य है, 81 अगर 3 से विभाज्य है, मतलब 9 का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो 9 भी पक्का 3 से विभाज्य होगा। 3 त्रिका 9 कट जाएगा। वही चीज है, मैंने यही चीज यहां पर समझाई है कि भैया पी स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा, पी भी 3 से भाज्य होगा। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, भाज्य होगा, है ना। ये लिख दो, ये हो गया। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, ये जो P है ना जिसके नीचे 3 लिखा है, इसको चाहे समीकरण 1 मान लिया करो, ठीक। अब मेरे भाई समीकरण 1 मान लिए, है ना, समीकरण 1 मान लो, यहां पर ये मान लो समीकरण 1 ये है। अब मेरे भाई तुमको मैंने कहा ये जो P है ना, तो P के बराबर कुछ वैल्यू मान लिया करो। P के बराबर कोई भी, ये 3 को रख के 3 गुणे में मान लो K मान लिया, 3 के, ये माना है, ठीक है, ये माना है, सॉल्व करने का मेथड है, माना P बराबर 3 के। अब यहां पर लिख लो K भी एक पूर्णांक है ना, K एक पूर्णांक है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? ये जरूर लिखना, K एक पूर्णांक है। अगर तुमने ये लिखा कि K एक पूर्णांक है तो बाबू फिर से स्क्वायर करा दो या P की वैल्यू रख दो समीकरण 1 में। P बराबर लिख दो 3 के, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर मेरे भाई, रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो भैया फटाफट से। अब समीकरण 1 क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, का मतलब है 3K का स्क्वायर, P के जगह में 3K रख दिए, 3K का स्क्वायर, और बटे में कितना है मेरे भाई? बटे में कितना है? बटे में है कितना भैया? 3। कितना है भैया? 3, ठीक है। पी स्क्वायर बटे में कितना है भैया? 3 है। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9K स्क्वायर बटे में 3, तो 3 तरीके का 9, 3 तरीके का 9। अब तुमको क्या समझ में आएगा? तुमको क्या समझ में आएगा? क्यू स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3 से 3 कट गया, ठीक। अब 3 को इधर भेज दो तो क्यू स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 3 बराबर के स्क्वायर। तुमको एक चीज समझ में आया होगा, सेम काम जो मैंने यहां पर अभी बताया था कि के एक पूर्णांक है तो के स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, सेम जो यहां पे हुआ था उसी तरीके मैंने कहा अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तभी पूर्णांक आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। क्या है मेरे भाई? 3 से भाज्य है। अगर ये 3 से भाज्य है तो भैया क्यू भी 3 से भाज्य होगा, क्यू भी 3 से भाज्य होगा। क्या होगा? 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। अब ये दो चीजें तुमको समझ में आई, ये चीजें दो समझ में आई आपको। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको तीसरी चीज मैं समझा दे रहा हूं, तीसरी चीज मैं समझा दे रहा हूं। अब समीकरण 1 और इसको बना लो 2, अगले पेज पे लिखना, है ना, यहां पर लिखना अगले पेज में समीकरण 1 व 2 से, है ना, P और Q, P और Q, P और Q, P भी 3 से विभाज्य है, P भी 3 से विभाज्य है, और भैया Q भी 3 से भाज्य है। ये दूसरा समीकरण देख लो, P और Q दोनों 3 से भाज्य हैं। क्या है मेरे भाई? दोनों 3 से, क्या है मेरे भाई? 3 से विभाजित होते हैं, या भाज्य हैं, या विभाजित होते हैं, अच्छा लगेगा, विभाजित होते हैं,
विभाजित होते हैं। अब जब भैया 3 से ये भी विभाजित हो जाता है, 3 से वो भी विभाजित हो जाता है, क्यों भी, तो तुमको समझ में आ गया कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 बनेगा, इनका मतलब मासा 3 बनेगा। अब मैं क्या लिख सकता हूं, अतः अतः पी क्यू का जो मासा बन जाएगा, पी क्यू का मासा बन जाएगा, वो कितना बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा 3। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था यहां पी क्यू का मासा क्या होना चाहिए, 1, और आ कितना रहा है, 3 आ रहा है। सिंपल सी बात, तुमको ये चीज पता चल गई कि भैया इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, इसलिए हमारी अवधारणा या कल्पना भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात अगर लिखनी है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। कल्पना जो हमने की थी कि ये परिमेय संख्या है ना, ये गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है, ये जब बेचारी गलत हो जाती है तो हम लिख देते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। एकदम सिंपल सा सवाल था, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। जब 5 नंबर वाला सवाल पूछेगा तो आपसे ये सिद्ध करवाएगा, लेकिन जब आपसे 2 नंबर वाले सवाल पूछेगा ना, 2 नंबर वाले सवाल पूछेगा ना, तो मेरा जो आइडिया है वो तुमको क्या, अब यहीं पे इतना लिखने के बाद ये करके छोड़ देना सवाल को, और ये अगले पेज पे करना है। ये चीज जानते हो ना, यहां तक हो गया। आप ना इस तरह की लाइन बना के लिखना, आप अगले पेज पे करना, ठीक है। अब 2 नंबर वाले प्रश्न कुछ ऐसा, अब इस तरह तुम लोग सबका कर सकते हो। जहां जहां 3 लिखा है वहां वहां 5 लिख दोगे तो √5 का निकल जाएगा, है ना। जहां जहां 3 लिखा है वहां वहां 2 लिख दोगे तो 2 का निकल जाएगा। जहां जहां 7 लिखा है और 5 3 लिखा है वहां वहां 7 लिख दोगे, 7 का निकल जाएगा, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जब 2 नंबर वाले में पूछा जाता है ना। 18 फरवरी की तैयारी अभी से, ठीक है। तो √3 + 4 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहला काम वही, सब में वही करेंगे। माना √3 + 4 एक अपरिमेय क्या है भैया, परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो परिमेय मान लो, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। जब ये √3 + 4 एक परिमेय संख्या है तो वाजिब सी बात है, √3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। सिंपल सी बात यहां पर लिख लो, P और Q क्या है भैया, पूर्णांक है। P और Q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक हैं। क्या है मेरे भाई, पूर्णांक हैं। क्या है मेरे भाई, पूर्णांक हैं। जब ये P और Q पूर्णांक हैं तो तुमको क्या समझ में आया, अब भैया देखो, √3 बराबर में अपरिमेय संख्या को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। P/Q ये तो हमने माना था, लेकिन -4 इधर और आ गया, तो √3 बराबर तुम्हारा क्या बना, तो अगर मैं एलसीएम ले लूं Q, तो यहां पर बनेगा P - का 4Q और बटे में Q। तुमको सिंपल सी बात समझ में आ गई कि ये अंश बटे हर के रूप में बन रहा है, ये परिमेय संख्या बन रही है। इसको अगर मैं हल करता हूं तो ये क्या बन रही है, परिमेय बन रही है, और ये क्या ऑलरेडी अपरिमेय तुमको पता है। तो तुमको एक चीज समझ में आ गई, तुमको एक चीज समझ में आ गई कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय और परिमेय, अपरिमेय और परिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होती, नहीं होती है, ठीक है। अतः हमने जो अवधारणा मानी थी कि √3 + 4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी अवधारणा या कल्पना क्या हो गई मेरे भाई, हमारी कल्पना, एकदम सिंपल सा वर्ड है कल्पना, हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो भैया हम क्या कह सकते हैं, अतः जब हम कल्पना से हार गए, जब हम कल्पना से हार गए तो हम सीधे लिख सकते हैं अतः √3 + 4 क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय, क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज तुमको क्लियर होना चाहिए, ये चीज तुमको क्लियर होना चाहिए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए भाई, ये चीज तुमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले सवाल पर देखो, अगला सवाल भी सेम इसी तरीके का होता है। अब देखो, माइनस वाला भी सेम टाइप से लगेगा, बीच में माइनस हो तब भी सेम टाइप से लगेगा, अंक बदल सकता है लेकिन तरीका यही
यही रखना, ठीक है। तरीका यही रखना मेरे भाई, अप्रोच यही रखना। जैसे इसका स्क्वायर कर दे, मान लो कभी कभी क्या करता है, √2 क्या कर देता है, लिख दिया √2 प्लस 4 का स्क्वायर, सिद्ध करो कि ये परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात, तुमको करना क्या है, इसका वर्गमूल ले लो, सॉरी वर्गमूल का नाम आ रहा है, इसका वर्ग कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए का मतलब √2 इंटू बी का मतलब 4, तो कितना हो गया 2 प्लस 16 प्लस में 4 दूनी 8, 16 √2, 16 2 18 प्लस में 16 √2। सिंपल सा काम है मेरे भाई, तुमको पता चल गया होगा, सॉरी 4 दूनी 8 √2, सॉरी 8 √2 होगा, है ना, 8 √2। तो मेरे भाई तुमको एकदम सिंपल सी बात पता चल गई कि 18 प्लस 8 √2 को तुम सॉल्व कर सकते हो एक परिमेय संख्या के तौर पे, p/q मान लो। और ये भैया 18 को पहले भेज दो, फिर 8 को भेज दो, √2 के बराबर में दिखा दो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। सिंपल सा सवाल था। वैसे ही इसको भी करना है मेरे भाई, 4√3 को परिमेय संख्या मान लो, 4√3 को माना, वही काम करना है, माना 4√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको सेम मान लो मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है। अब तुमको एक बात समझ में आ गई कि 4√3 बटे में p बराबर p/q होगा, बराबर p/q होगा, ये लिखा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां ऐसे लिख देना, जहां p और q क्या है मेरे भाई, p और q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। जहां के जब जहां नहीं लिख रहे थे तो बड़ा गंदा लग रहा था, j p और q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है, क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। अब सिंपल सी बात तुमको समझ में आई होगी कि अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये 4 है ना, तो 4 को पहले हटा दो, तो √3 बराबर कितना आ जाएगा, p, इधर 4 गुणे में था, नीचे आ जाएगा 4q माइनस में। अभी भी ये परिमेय संख्या था और इधर ये अभी भी परिमेय संख्या के रूप का बन रहा है, p/q, मतलब अब 4q हो गया है ना, चेंज हो गया ना यहाँ से। तो भैया लेकिन हम तब भी देखते हैं कि अब ये परिमेय संख्या का रूप है, परिमेय संख्या का रूप है। तो मेरे भाई यहां पर फिर लिख देना, है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, है ना, डज नॉट इक्वल टू, कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती, परिमेय के बराबर नहीं होती, अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय, या पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना, है ना, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना। चूंकि चूंकि परिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी, कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती, परिमेय के बराबर नहीं होती है। अब हमने अवधारणा क्या मानी थी कि ये वाली संख्या एक परिमेय संख्या, यही अवधारणा हमारी थी। लेकिन यहां से हमको क्या पता चला, जब हम आगे सॉल्व किए तो हमको पता चल गया कि भाई ये एक बात है, ये वो लग रहा है भैया, अगर हम इसको परिमेय मान ले रहे हैं तो आगे अपरिमेय अपरिमेय बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए हम गलत हैं। तो लिख देना, अतः हमारी, है ना, अतः हमारी कल्पना या अवधारणा, है ना, हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। और जब हमारी अवधारणा गलत होती है ना, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए इसलिए है ना, 4√3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी मेरे भाई। मैंने इसके सारे टाइप आपको बता दिए, संख्या होगी मेरे भाई। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सब में कॉपीड है, ये √3 वाला, एक रूट वाला छोड़ दो तो सब में ये स्टेटमेंट 3 ठो कॉपीड होते हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने आया कि 3 और √3/2, इसको भी करना है। सबसे पहले काम देखो, मैं इसको HW पे दूंगा, लेकिन मैं इसको तरीका बता दे रहा हूं। सबसे पहले कि √3/2 को एक क्या मानना, परिमेय संख्या मान लेना। क्या मान लेना, √3/2 को एक परिमेय संख्या मान लेना। तो क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा √3/2 बराबर ऐसे आ जाएगा, √3/2 बराबर p/q। सेम जैसे हमने उसमें 4 को भेजा था, इसमें तुम 2 को भेज दो तो √3 बराबर 2p/q आ जाएगा।
अब सिंपल सा लिख देना, ये अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय स्टेटमेंट लिख देना, और फिर लिख देना मेरे भाई हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3√3/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और बताएं क्या मजा आया मेरे भाई। अगर मजा आया, आपने सवालों को कर लिया, आपको सवाल आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ, और उस विधि का जवाब जरूर देंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछी थी कि ये किस विधि से हल होता है या किस विधि से सॉल्व करते हैं। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, फिर से मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये जो आते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल और त्रिकोणमिति के सवाल, इसको कैसे हल करते हैं, या निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को कैसे हल करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो होगा आपके रचना से संबंधित, फिर आएगा जो वीडियो वो होगा वृत्त के प्रमेय से संबंधित, फिर आपका सांख्यिकी से संबंधित, इस तरह मेंसुरेशन से संबंधित। इस तरह मैं पूरी की पूरी गणित को धराशाही कर दूंगा इन सिर्फ 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो के साथ। तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। लव यू, टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो कि होने वाला है 18 फरवरी को। बाय बाय बच्चों।